तो फर्स्ट मतलब पॉइंट इज, हाँ जी संदीप, कहना है कुछ संदीप? मैम। ओके, सो फर्स्ट मेरिट इज इट डिपिक्ट्स ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी हमारी हिस्टोरिकल कॉस्ट की ड्रॉबैक होता है कि ये चेंजेस को नहीं लेके आता, ये मेथड सभी चेंजेस को अपने उसमें इंक्लूड करता है और हमें एक्चुअल जो करंट पोजीशन है उसको रिफ्लेक्ट करता है। नंबर टू, मैचिंग ऑफ करंट कॉस्ट विद करंट रेवेन्यू। स्टार्टिंग में भी मैंने चैप्टर में यही बताया था कि ये किस पे काम करता है, मैचिंग प्रिंसिपल पे। तो मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि जिस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए हमने जो कॉस्ट इनकर की है उसको मैच करना। तो ये उस चीज़ को मैच करता है कि कितने अमाउंट अर्न करने के लिए हमने कितना खर्चा किया था। डिस्टिंक्शन बिटवीन मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है। हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ ट्रू रेशियोज। बेटा रेशियोज कैलकुलेट करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, जो आप थर्ड ईयर में बहुत डिटेल में करोगे। किसी भी फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमें रेशियोज कैलकुलेट करनी पड़ती है कि जैसे हमारी शेयर्स कैपिटल कितनी है और उसको हमारे बोरोइंग्स, जैसे डेट इक्विटी रेशियो होती है, डेट ओवर इक्विटी, कि हमने डेट और इक्विटी में क्या रिलेशन है, कितना डेट और कितनी इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल हमारी कितनी होती है। तो ये कुछ रेशियोज़ हैं, जो रेशियोज़ होती हैं वो करंट वैल्यूज़ पे होती हैं। तो जब भी हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये उस मेथड के लिए सही और बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता है। इजी टू ऑपरेट, आपको पता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट इजी है। सीपीबी मेथड्स भी हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, बट दीज आर ऑन एडिशनल बेसिस, सप्लीमेंट्री, क्योंकि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप सिर्फ इन्फ्लेटेड अकाउंट्स बनाओगे। सबसे पहले आपको हिस्टोरिकल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, और एक बार अगर आपने हिस्टोरिकल अकाउंट्स बना लिए तो उसके बाद आपको पता है कि इन्फ्लेटेड अकाउंट्स या एडजस्टेड अकाउंट्स बनाने कोई मुश्किल बात नहीं है। सिक्स पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स मोर रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स को जब पता है कि बिल्कुल एक्चुअल पिक्चर हमें मिल रही है तो उनको भी सही इन्फॉर्मेशन मिलती है और उनके लिए डिसीजन लेना ईजी हो जाता है। मेरिट्स क्लियर है बेटा, ऑल द सिक्स पॉइंट्स? यस मैम। ठीक है, अब हम बात करेंगे डी मेरिट्स की। डी मेरिट्स में आपने पिछले साल पिछले सेमेस्टर में इंडेक्स नंबर्स किए थे, उसमें आपने कुछ प्रॉब्लम्स की थी, याद है किसी को? प्रॉब्लम्स की थी, ये तो याद होगा, यस मैम। याद है ना? तो इंडेक्स नंबर की वही प्रॉब्लम्स यहाँ पे भी आती है कि हमें सिलेक्ट करने में मुश्किल होता है इंडेक्स नंबर, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एवरेज जैसे एवरेज होती है तो वो 100% एक्यूरेसी नहीं देती, एक रीज़नेबल अमाउंट ऑफ एक्यूरेसी देती है। तो इसीलिए वहाँ पे जब हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं तो उसकी अपनी लिमिटेशंस भी इसमें आ जाती हैं। डिफ़िकल्ट टू चूज़ प्रॉपर इंडेक्स नंबर्स, बहुत सारे इंडेक्स नंबर्स अवेलेबल होते हैं अलग अलग प्राइस लेवल्स के लिए, तो ये हमें समझ नहीं आता, ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन से लेवल के लिए हमें कौन सा इंडेक्स नंबर सिलेक्ट करना है। नंबर थ्री, अनसूटेबल फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। सीपीबी मेथड कभी भी हमें करंट कॉस्ट नहीं बताता। ये जो आज हम मेथड करेंगे, सी ए मेथड या डबल सी ए मेथड, वो हमें बताता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए हमें कितने पैसे चाहिए। सीपीबी मेथड हमें कभी नहीं बताएगा कि अगर हमें एसेट रिप्लेस करना है तो आज उसकी वैल्यू कितनी है और उसके लिए हमें कितने पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। अनसूटेबल फॉर टैक्सेशन पर्पस, क्योंकि टैक्स जो हमारा टैक्स सिस्टम है वो भी हिस्टोरिकल अकाउंट्स को बेस मान के चलता है, तो इसीलिए इस टैक्सेशन पर्पस के लिए अगर आप इन्फ्लेटेड अकाउंट्स बनाओगे तो दे आर नॉट एट ऑल यूज़फुल। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑथेंटिक इंडेसेस, इंडिया जैसी कंट्री में इंडेक्स नंबर्स बनाने के लिए कोई भी प्रॉपर एजेंसी नहीं है, तो जितने भी इंडेक्स नंबर्स बनते हैं वो बिल्कुल रिलायबल नहीं होते, ऑथेंटिक नहीं होते। तो अगर हम उन इंडेक्स नंबर्स को मान के अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका मतलब हमारे अकाउंट्स भी प्रॉपरली रिलायबल नहीं है। फिगर्स नॉट कंपेरेबल, जो हम एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं वो कंपेरेबल नहीं होती, क्योंकि हर जो फर्म है वो अलग अलग इंडेक्स नंबर, अलग अलग प्राइस बेस लेके चलती है। किसी ने कोई चीज़ कब खरीदी होती है वो तब का इंडेक्स नंबर लेगी, कोई और लेगा, तो इसीलिए हम दोनों फर्म्स को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। एंड लास्ट इज़ कॉस्टली एंड टाइमली कंज्यूमिंग। कॉस्टली भी होता है क्योंकि आपको दो दो अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, टाइम कंज्यूमिंग भी है क्योंकि वही बात है कि पहले एक अकाउंट्स बनाओगे उसके बेस पे दूसरा बनाओगे। तो स्मॉल फर्म्स तो बिल्कुल भी इन्फ्लेशन अकाउंटिंग को यूज़ नहीं करती।
सो ये थी मेरिट्स और डीमेरिट्स सीपीपी पावर मेथड की। किसी को कोई डाउट नहीं तो हम सीसीए मेथड स्टार्ट करें। यस बेटा, सीसीए कोई प्रॉब्लम नहीं है, करें सीसीए मेथड स्टार्ट। यस मैम। ओके, CCA method stands for current cost accounting method. इसमें हम बेटा बात करेंगे अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड की। जितनी भी हमारी बैलेंस शीट के एसेट्स होते हैं, अंडर दिस मेथड ऑल द एसेट्स इन बैलेंस शीट आर शोन एट देयर करंट कॉस्ट। करंट का मतलब क्या होता है? करंट मतलब प्रेजेंट। हाँ, करंट मतलब प्रेजेंट। हम आज की बात करते हैं। इसमें जो हमारी बैलेंस शीट बनी होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मेथड। तो उन सभी चीज़ों को हमने किस पे शो करना है? करंट कॉस्ट पे। आज की कॉस्ट में उसको हमने शो करना है। हमने ये नहीं देखना कि इंडेक्सिंग करके कि पहले कितनी थी या आज कितनी है। हम ये देखेंगे कि आज उसकी वैल्यू कितनी है। अगर आज हमें वो सेम चीज़ खरीदनी है, 10 साल पहले तो मान लो हमने 2 लाख रुपए में वो चीज़ खरीदी थी, बट आज तो वो चीज़ 2 लाख में नहीं आएगी ना। तो आज की डेट में उसको ख़रीदने के लिए हमें कितने पैसे करने पड़ेंगे खर्च, तो वो एडजस्टमेंट्स करने के लिए हम उनकी करंट कॉस्ट निकालते हैं। और बेसिकली दिस इज़ यूज फॉर एसेट्स। अब जो करंट कॉस्ट है उसकी डेफिनेशन पे ध्यान देना। करंट कॉस्ट इट इज़ द रिप्लेसमेंट कॉस्ट दैट इज़ cost required to acquire new asset of the same productive capacity at current prices. करंट कॉस्ट क्या है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। मतलब एक चीज़ हमने पहले खरीदी थी, अगर आज उसको हमें रिप्लेस करवाना है तो उसके लिए हमें कितने पैसे चाहिए। कंडीशन क्या है? ऑफ द सेम प्रोडक्शन कैपेसिटी। मशीनरी पहले 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, 10 साल पहले खरीदी, अब वो मशीन ख़त्म हो गई है, आज हमें वही खरीदनी है, बट आज उसकी कॉस्ट क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड। समझ आ गई बेटा? कंसेप्ट क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर होगी करंट कॉस्ट की? यस मैम। कौन है? हाँ जी बेटा, समझ आ गई यस सबको? मैम। ओके, अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट फीचर है बेटा, जब मैं थ्योरी करवाऊंगी ना तो हो सकता है थोड़ा टेक्निकल लगे, बट प्रैक्टिकल में चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, बट इसकी थ्योरी भी करवानी ज़रूरी है एक बार। नंबर 1 फर्स्ट फीचर इज़ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स इन बैलेंस शीट आर शोन एट करंट कॉस्ट। ये सिर्फ एसेट्स की बात करता है क्योंकि हमें एसेट्स ही रिप्लेस करने पड़ते हैं, लाइबिलिटीज़ को कभी हम रिप्लेस नहीं करते। तो जितने भी फिक्स्ड एसेट्स हैं बैलेंस शीट में, अभी हम सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स की बात करें, सेकंड पॉइंट पे हम इन्वेंट्रीज पे भी आएंगे। ऑल द फिक्स्ड एसेट्स इन बैलेंस शीट आर शोन एट करंट कॉस्ट। देखो बेटा, एक तो रिप्लेस किसको करना पड़ता है? फिक्स्ड एसेट्स को। लॉन्ग टाइम तक हम उनको यूज़ करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद वो डेप्रिशिएट हो जाते हैं, उनकी वियर एंड टीयर होने के बाद दे आर नो लॉन्गर इन यूज़। तो उनको रिप्लेस करने के लिए उनको रिप्लेस करना पड़ता है। तो इसीलिए हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी करंट कॉस्ट निकालते हैं। नंबर 2, उसके बाद बात आती है इन्वेंट्रीज़ की। इन्वेंट्रीज़ को रिप्लेस तो करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो तो चलती फिरती रहती है, कभी आ रही है कभी जा रही है। बट जब आती हैं और जब वो जाती हैं दोनों में टाइम गैप होता है। तो उस टाइम में जो वैल्यू चेंज हो चुकी होती है, कोई चीज़ हमने 6 महीने पहले खरीदी, अब 6 महीने बाद उसकी प्राइस आज कुछ और होगी, तो उससे हमारे प्रॉफिट्स पे भी इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हमें उसकी जो वैल्यू करंटली है वो हमें निकालनी पड़ती है। अब आपने जब फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, आप क्लोजिंग स्टॉक को किस वैल्यू पे लेते थे? 2 वैल्यूज़ होती थी आपके पास, एक बुक वैल्यू होती थी, एक मार्केट वैल्यू। आप किस पे लेते थे? Whichever is less. वहाँ पे हम ये लाइन पढ़ी हुई है ना हमने कि द क्लोजिंग स्टॉक इज़ रिकॉर्डेड एट मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू विच एवर इज़ लेस। तो वहाँ पे तो विच एवर इज़ लेस होता था, बट यहाँ पे हम बुक वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे। इन्वेंट्रीज़ को हम किस वैल्यू पे शो करेंगे? एट देयर मार्केट वैल्यू,
जो वैल्यू प्रेजेंट में उस टाइम पे प्रिवेल कर रही होगी हम उसी वैल्यू के साथ इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है बेटा दोनों पॉइंट्स? नंबर थ्री डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन क्या होती है? एनीवन? व्हाट डू यू मीन बाय एसेट की वैल्यू में कमी? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब डेप्रिसिएशन अगर जब हम पहले हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बना रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन भी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चार्ज कर रहे हैं, बट नाउ सिंस वी आर कैलकुलेटिंग करंट कॉस्ट तो डेप्रिसिएशन भी हमें किसके ऊपर कैलकुलेट करनी है? करंट वैल्यू पे। क्लियर है? जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है दैट इज़ टू बी कंप्यूटेड ऑन करंट वैल्यू, ये इसका फीचर है। नंबर 4, COGS is to be determined on the date of sales or consumption and not on purchase। पिछले मेथड में हम COGS में क्या इंक्लूड करते थे? परचेजेस। जो करंट परचेजेस होती थी वही लेते थे ना? यस और नो? बोलो यस और नो? यस मैम। है ना? अब यहाँ पे हमने क्या लेना है कि जिस दिन वो हमने चीज़ सेल की या जिस दिन हमने उसको कंज्यूम कर लिया उस डेट को हमने COGS निकालना है कि अगर आज की डेट को अगर हम वो चीज़ खरीदते आज उसकी वैल्यू क्या होती, तो उसके बेस पे हम माइनस करके फिर हम COGS निकालेंगे, ना कि हमने जिस डेट को परचेजेस की थी उस डेट को। नंबर 5, अब देखो बेटा जब हम करंट कॉस्ट निकाल रहे हैं हम हर चीज़ लेटेस्ट ले रहे हैं, तो नेचुरली अगर हमने वर्किंग कैपिटल पुरानी देखी और आज की देखी तो वर्किंग कैपिटल बढ़ गई होगी। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? जो हमें डे टू डे ऑपरेशंस के लिए कैपिटल चाहिए होती है वो वर्किंग कैपिटल होती है। वर्किंग कैपिटल 6 महीने और साल पहले और आज की डेट में काफ़ी चेंज हो चुकी होती है। अब जैसे आप आजकल सिचुएशन के एग्जांपल लो जहाँ पे सारा काम बंद है तो वो बड़े बड़े कॉस्ट बढ़ रही है बेटा। वर्किंग कैपिटल लोगों को चाहिए, नो डाउट काम बंद है, बट उनके जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं वो सब बढ़ रहे हैं बिकॉज दे हैव टू पे सैलरीज, बिजली का बिल, रेंट, वो सब कुछ बढ़ रहा है। तो ओवर द टाइम जो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है वो इंक्रीज़ होती है, कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती। तो उसको हमने कहाँ चार्ज करना है? रेवेन्यू। चार्ज का मतलब कि किस में से डिडक्ट करना है, ठीक है? जो हमारे रेवेन्यू होंगे, जो हमारे पैसे आ रहे हैं उसमें से हमने वर्किंग कैपिटल जो हमारी बड़ी है उसको हमने माइनस करना है। नंबर 6, अब इन सभी डिफरेंसेस को, जो भी हमारे डिफरेंसेस आएंगे उसके लिए हम एक अकाउंट खोलेंगे, एक रिज़र्व बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिज़र्व। इसमें हमने कौन सी अमाउंट से एडजस्ट करनी है? नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यूज़ एंड डेप्रिशिएटेड ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट की करंट वैल्यू कितनी है और हिस्टोरिकल कॉस्ट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितनी है, उन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हमने कहाँ एडजस्ट करना है? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व। नंबर 2, डिफरेंस इन स्टॉक्स। स्टॉक जब खरीदा था तब कितनी वैल्यू है और जब बेचा है तब उसकी वैल्यू कितनी है? बेचने वाली वैल्यू नहीं। अगर हमने आज खरीदा होता, सपोज़ हमने 6 महीने पहले कोई चीज़ खरीदी 10 रुपये की, आज वो चीज़ हम बेच तो 20 की रहे हैं, बट अगर आज हम उसको ख़रीदते तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 15। तो डिफरेंस इन स्टॉक कितना आ गया? 5 रुपीज़ का। इसको हमने कहाँ एडजस्ट करना है? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व में। नंबर 3, इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। जो हमारी वर्किंग कैपिटल अब बढ़ गई है, हमें और ज़्यादा चाहिए, उसको भी हमने कहाँ एडजस्ट करना है? CCA रिजर्व में। उसके बाद अंडर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इन पास्ट ईयर्स। देखो बेटा जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते हैं। हमने हर साल डेप्रिसिएशन 10 साल पहले वाली फिगर पे लगाई, आज उसकी वैल्यू चेंज हो गई है तो हमने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है। तो डेप्रिसिएशन जितनी हमने कम चार्ज की है उन सबको हमें कहाँ एडजस्ट करना है? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व। तो ये थे इसके फीचर्स CCA मेथड के। सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए बेटा? मैम डेप्रिसिएशन वाला बताना। डेप्रिसिएशन वाला बता देती हूँ। और कौन सा वाला? मेन पॉइंट में या जो हमने CCA रिजर्व में डालना है? अभी जो बताया था, जो लास्ट लेटेस्ट है, ठीक है बेटा। डेप्रिसिएशन में एग्जांपल देके बता देती हूँ। देखो कोई एसेट हमारा 10 साल पहले हमने ख़रीदा 1 लाख रुपए, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन हर साल कितना लगा रहे हैं? 10,000।
यही होता है ना? ठीक है अमित, यस ऐसे ही मैम। है। अब अगर हम उसकी करंट कॉस्ट निकालेंगे तो करंट कॉस्ट मतलब आज की डेट में उसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन उसके ऊपर कितना लगना चाहिए था? अगर 10% के हिसाब से लगता तो हो सकता है कि 30,000। 30,000 लगना चाहिए था। तो 10,000 और 30,000 में डिफरेंस आ गया 20,000 का। ये हमने कम चार्ज किया है, तो इसको भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा CCA रिजर्व में। ओके मैम। ठीक है बेटा, तो उसने ये भी बोला है कि जो हमने डेप्रिसिएशन कंप्यूट करनी है दैट इज़ टू बी कंप्यूटेड ऑन करंट वैल्यू। हमेशा डेप्रिसिएशन किस पे लगानी है? करंट वैल्यू। ओके सब। यस मैम। और बेटा बोलो, पॉइंट्स, नए पॉइंट्स है सारे। यस चिराग, गौरव, अनीता, अंकिता, कमलजीत, जतिन, बोलो बेटा समझ आए कि नहीं आए? यस मैम। करण, मैम। मनदीप, यस मैम। प्रीति, प्रियंका, रीतम, सतबीर। यस मैम। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल ये डिफरेंट है उस मेथड से, तो कुछ चीज़ें नई हैं। यश, विशाल, सनी, हाँ जी बेटा रिस्पॉन्स दो। यस मैम। ओके, यस मैम। अब इस हेलो। यस मैम। यश आ गया समझ? यस मैम। ओके बेटा चलो, ये थे हमारे 6 फीचर्स जो हमारे करंट कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में होते हैं। फर्स्ट फीचर है सारे फिक्स्ड एसेट्स। मैं एक बार फटाफट रिपीट कर रही हूँ। सारे फिक्स्ड एसेट्स को हमने बैलेंस शीट में किस पे शो करना है? करंट कॉस्ट पे। इन्वेंट्रीज को शो करना है जो प्रेजेंट अमाउंट है, जो प्रेजेंट अमाउंट नहीं सॉरी, जो प्रेजेंट टाइम में उसकी वैल्यू है दैट इज़ मार्केट वैल्यू। डेप्रिसिएशन इज़ टू बी कंप्यूटेड ऑन करंट वैल्यू। COGS को हमने किस पे करना है? सेल्स पे, ना कि परचेजेस पे। उसके बाद जो हमारी वर्किंग कैपिटल ओवर द टाइम इंक्रीज हुई है, जो हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ी है, उसको हमने कहाँ चार्ज करना है? टू द रेवेन्यू। और लास्ट हमने एक रिज़र्व बनाना है, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिज़र्व। उसमें हमने सारे किसको एडजस्ट करना है? जो करंट वैल्यूज़ और डेप्रिशिएटेड कॉस्ट होगी उसका जो डिफरेंस आएगा, स्टॉक्स में जो डिफरेंस आया होगा, वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट बढ़ी है उसको हमने रिकॉर्ड करना है। और जो हमने इतने सालों में डेप्रिसिएशन कम चार्ज की है, क्योंकि पहले वैल्यू कम होगी अब वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा वैल्यू वाली डेप्रिसिएशन हमने इंक्लूड ही नहीं की कभी। तो जो हमने अभी तक कम डेप्रिसिएशन चार्ज की है उसको भी हमने कहाँ पे लेके जाना है? करंट कॉस्ट अकाउंटिंग रिजर्व में एडजस्ट करना है। अब आगे बात करते हैं बेटा, जो प्रैक्टिकली हमने चीज़ें अप्लाई करनी है। एडजस्टमेंट्स दैट आर टू बी मेड टू प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट से निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल पोजीशन फर्म की निकालने के लिए हम इन्फ्लेटेड अकाउंट्स या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट्स करती हैं। तो दीज आर 4 एडजस्टमेंट्स। नंबर 1 कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट, नंबर 2 डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट, नंबर 3 मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट एंड नंबर 4 गियरिंग एडजस्टमेंट। ठीक है, आज मैं आपको अभी चारों सिर्फ ब्रीफ में बताऊंगी, एक एक पॉइंट करके हम इसको कल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले है कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट की अभी हमने बात की थी कि हमने किस पे लेनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे कैलकुलेट करनी है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। सेल्स और कंजम्पशन। हमने इसको परचेजेस के बेस पे नहीं लेना। तो इसके लिए बेटा हमें इंडेक्स नंबर्स गिवन होंगे, क्लोजिंग स्टॉक्स के, ओपनिंग स्टॉक के। इसके लिए एक फॉर्मूला लगेगा, उस फॉर्मूले के बेस पे हम एडजस्टमेंट फैक्टर जो है वो कैलकुलेट करेंगे। नंबर 2 डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट। डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताई कि जितनी हमने अंडर चार्ज की होती है डेप्रिसिएशन, उसको एडजस्ट करने के लिए रिवाइज्ड जो है वो निकालनी पड़ती है, क्योंकि जब हम चेंज करेंगे फिक्स्ड एसेट्स को करंट कॉस्ट पे तो डेप्रिसिएशन भी दोबारा कैलकुलेट करनी पड़ेगी उस नई कॉस्ट पे। तो जितनी भी अंडर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी उसकी एडजस्टमेंट हम इस फैक्टर में करेंगे। नंबर 2 डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट।
नंबर 3 मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। मॉनेटरी आपको पता ही है कौन कौन सी चीज़ें होती है, जो हमारी बेसिकली करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ होती है। स्टॉक को तो हमने यहाँ ले लिया, अब हमारे सिर्फ जो हमने दो चीज़ें इसमें लेनी है, दे आर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। इसमें हमने ये देखना है कि हमारा वर्किंग कैपिटल में एक्चुअल फंड्स कितने टाइड अप हैं, ताकि हम फ्यूचर के लिए प्लान कर सके कि हमें और कितने पैसे चाहिए होंगे पिछली टर्नओवर के बेस पे। तो हमारे पैसे बेसिकली डेटर्स और क्रेडिटर्स में ही टाई अप होते हैं। डेटर्स होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, और क्रेडिटर्स होते हैं जिनको हमने पैसे देने होते हैं, और दोनों को हम कुछ ना कुछ टाइम देते हैं पेमेंट करने के लिए। तो मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट ये बताता है कि हमारे फंड्स इन दोनों में कितने टाइड अप हैं, और हमें वर्किंग कैपिटल के लिए और कितने। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वर्किंग एसेट माइनस वर्किंग लायबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे हमने बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस देखना है, करंट डेटर्स और क्रेडिटर्स में, ताकि हमें पता चले कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है और हमें और कितनी चाहिए। जो हमने पीछे पॉइंट किया था कि इंक्रीज्ड वर्किंग कैपिटल को मॉनिटर करने के लिए, मेजर करने के लिए हम ये वाली एडजस्टमेंट करते हैं। नंबर 4th एडजस्टमेंट इज़ गियरिंग एडजस्टमेंट। गियरिंग एडजस्टमेंट क्या होती है? गियरिंग एक्चुअली फर्म्स के लिए यूज़ होता है, इट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। ये हम पर्पस, जैसे वर्किंग कैपिटल होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, तो गियरिंग एडजस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। गियरिंग होता है कोई फर्म के लिए हम यूज़ करते हैं कि फर्म इज़ हाई गियर्ड और लो गियर्ड। इसमें ये होता है कि हम शेयर होल्डर्स और लॉन्ग टर्म लेंडर्स और अपने फिक्स्ड एसेट्स, तीन चीज़ें होती है बेटा हमारे पास। एक तो होते हैं शेयर होल्डर्स, एक होते हैं लॉन्ग टर्म लेंडिंग, और एक होती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स। हम इन तीनों में एडजस्टमेंट बनाने की कोशिश करते हैं कि कहीं हमारे पैसे फिक्स्ड एसेट्स में ज़्यादा तो नहीं है, या जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म लेंडिंग से ज़्यादा तो नहीं है, या लॉन्ग टर्म लेंडिंग्स हमारी फिक्स्ड एसेट से ज़्यादा तो नहीं है। मतलब हम इन तीनों में एडजस्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और ये देखते हैं कि इन तीनों में एक बैलेंस बना रहे। क्योंकि जितने भी हम, जैसे हम अपने फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाते हैं, हमारा जो बर्डन है वो किसके ऊपर पड़ता है? लॉन्ग टर्म लेंडिंग पे। तो हम ये देखते हैं कि एक प्रॉपरली, और अगर हम फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा देंगे या लॉन्ग टर्म लेंडिंग बढ़ाएंगे, तो लॉन्ग टर्म लेंडिंग का मतलब है हमें इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ज़्यादा पे करने का मतलब है कि हमारे शेयर होल्डर्स इफ़ेक्ट होंगे, उनको प्रॉफिट का शेयर कम मिलेगा। तो गियरिंग एडजस्टमेंट कहता है कि हमने इन तीनों को एडजस्ट करना होता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है, ताकि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको जो प्रॉफिट है उसका लॉस ना उठाना पड़े। तो ये इसको भी हम डिटेल में करेंगे। तो गियरिंग एडजस्टमेंट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, और जो मॉनेटरी वर्किंग कैपिटल है दैट इज़ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। गियरिंग एडजस्टमेंट इज़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। चारों क्लियर हो गई? हमने चारों में करना क्या है? हाँ जी बेटा, ठीक है। कल से हम इनको, कल क्योंकि कंबाइंड क्लास है, कल से हम इसको डिटेल में, मैंने बी सेक्शन में भी यहीं तक करवाया था, तो कल हम इकट्ठे ही आगे स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग फर्स्ट एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट करेंगे। इसका एक फॉर्मूला है अलग से, और बाकी चीज़ें जो स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं वो हम सब कुछ कल करेंगे। यहाँ तक बेटा आज अच्छी तरह इसकी थ्योरी पढ़ लेना, सारे पॉइंट्स को पढ़ लेना, चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। खुद पढ़ोगे, कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो उसको हम दोबारा कल क्लास में पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ओके? यस मैम। ओके मैम। और किसी को कुछ पूछना हो बेटा? नो मैम। मैम इन्वेंट्री नॉन मॉनेटरी में लेनी है ना? क्या? इन्वेंट्री है जो, हाँ, कौन सी इन्वेंट्री? नॉन मॉनेटरी में लेनी होती है। इन्वेंट्री बेटा यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स एडजस्टमेंट में लेंगे ना? नहीं मैम, लास्ट मेथड की बात करें। इसमें, यहाँ के पिछले पॉइंट्स में। करंट परचेजिंग पर आवाज़ अड़ रही है बेटा, बोलो अमित। सीपी वाले मेथड में मैम।
CPP मेथड, यस मैम। उसमें तो हम मॉनेटरी में लेते हैं ना, उसमें तो COGS में ले लेते हैं अपन। वहाँ पे तो हम सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में स्टॉक लेते हो। नॉन मॉनेटरी में आता है मैम। मैम नॉन मॉनेटरी से लेते हैं कभी। नॉन मॉनेटरी में तो लेते हैं उसको, उसको तो हम COGS में अलग से ले ही लेते हैं उसका तो पॉइंट। मॉनेटरी वाले में तो हम उसको लेते भी नहीं है, उसमें तो हम अपने डेटर्स, ट्रेड लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल्स, कैश, ये सब चीज़ें लेते हैं। किसी सब में प्रॉब्लम आ रही है? हेलो, यस मैम। किस में बेटा? मैम ये 6th अनसॉल्व। 6th अनसॉल्व। हाँ जी, हमने कल स्टार्ट तो किया था। हम कल इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री को मॉनेटरी में ले लिया था आपने। हाँ, हमने लिया था कल। अनसॉल्व में तो ये नहीं ले रहा, सॉरी सॉल्व में तो ये नहीं ले रहा। हाँ, इसे कहीं पे भी नहीं ले रखा। वही है ना, स्टॉक को बेटा, स्टॉक को आप उसमें COGS में ले लो और फिर वो नॉन मॉनेटरी में माना जाएगा। जब आप मॉनेटरी कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर आप इन्वेंट्री को छोड़ दो। यस मैम ये। कल हमने उसको ले लिया था तभी हमारा सम नहीं हुआ था। ओके मैम, सम तो हो गया। इन्वेंट्री को लिए भी ना होगा ना? यस मैम। हाँ, वो तो मैंने Yes, भी ma'am. बाद में देखा था, वो हो गया था। इन्वेंट्री को नहीं लेना था वहाँ पे। ओके मैम। और करें क्लास ओवर फिर? कल मिलेंगे Yes, 11:20 पे। रीड अच्छी तरह कर लेना ये मेथड, इसके फीचर्स और इसकी एडजस्टमेंट्स। कल हम फिर फर्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे।